गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। लिविंग रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता तथा इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी है। अब देखो आप, लिविंग रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता तथा इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी है, रेगुलेशन की मांग उठने लगी है। इस कथन के आलोक में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करनी है। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि ये जो ऊपर की जो लाइन है इन्वर्टेड कामा में कथन कि ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी है, इस कथन के आलोक में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूसीसी अधिनियम की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रश्न ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये है हमेशा आलोचनात्मक विश्लेषण करना इस प्रश्न में। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अधिनियम जो पारित किया गया, उस नजरिए से उपरोक्त कथन का विश्लेषण करना, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है इस कथन के आलोक में। इसका मतलब ये, क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट लिविंग रिलेशनशिप का सही तरीके से विनियमन करता है या नहीं करता है? प्रश्न यही पूछ रहा है। अब हम करेंगे क्या? हमारा जब इंट्रो चलेगा तो इंट्रो में यह बताएंगे बढ़ती स्वीकार्यता, क्यों स्वीकार्यता बढ़ रही है, लिविंग रिलेशनशिप की स्वीकार्यता क्यों बढ़ रही है। आगे जब बात करेंगे आप कि इस विनियमन की मांग क्यों उठ रही है, विनियमन की मांग क्यों उठ रही है, उसके बाद आगे जब चर्चा करेंगे हम लोग तो आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करेंगे हम लोग। जैसे मैं इस प्रश्न को फ्रेम कर रहा हूं, हम सबसे पहले जब इंट्रो की बात करेंगे, अब सोचो द हिंदू का आर्टिकल है और ये जीएस फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। द हिंदू का आर्टिकल है ध्यान से सुनना। फर्स्ट पैरे में हम ये बताएंगे कि स्वीकार्यता क्यों बढ़ रही है, हम ये बताएंगे। एक बात ध्यान दें इस बात को, यह कहा जाए पहली चीज व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, विवाह पूर्व एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को समझने, दायित्व के बोझ से बचने, आर्थिक कारणों से लिविंग रिलेशनशिप की संस्कृति का विस्तार हो रहा है। कि स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। ध्यान से सुनने इस बात को, यह फर्स्ट पैरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, विवाह पर एक दूसरे को समझने, दायित्व के बोझ से बचने तथा आर्थिक कारणों से लिविंग रिलेशनशिप की संस्कृति की स्वीकार्यता बढ़ने लगी। यह बात इंट्रो में चला जाएगा। प्रश्न का अगला पार्ट यह है, इसके विनियमन की मांग उठने लगी है। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे हम लोग, किंतु लिविंग रिलेशनशिप के कारण पार्टनर की हत्या,
पैदा हुए बच्चों की वैधता, बच्चों की वैधता वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, वित्तीय सुरक्षा तथा छोड़े गए साथी को भरण पोषण, कारण पार्टनर के भरण पोषण जैसे समस्या उत्पन्न। इसलिए लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी है। अब सोचो, हमारा सेकेंड पैरा, किंतु लिविंग रिलेशनशिप के कारण पार्टनर की हत्या, पैदा हुए बच्चों की वैधता, वित्तीय सुरक्षा तथा अलगाव के कारण पार्टनर के भरण पोषण जैसी समस्या उत्पन्न। वैधता को लेकर विवाद, वित्तीय सुरक्षा तथा अलगाव के कारण पार्टनर के भरण पोषण जैसी समस्या उत्पन्न। इसे लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी है। यह हमारा सेकेंड पैरा आ जाएगा कि विनियमन की मांग उठी क्यों? क्योंकि पार्टनर की हत्या, पैदा हुए बच्चों की वैधता को लेकर विवाद, वित्तीय असुरक्षा तथा अलगाव के कारण पार्टनर के भरण पोषण जैसी समस्या उत्पन्न। इसीलिए इसकी विनियमन की मांग उठने लगी है। ये हमारा सेकेंड पैरा होगा। अब आएंगे हम मेन पैरा। थर्ड पैरे में जब आएंगे, थर्ड पैरे में इस लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन के लिए विनियमन में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम अधिनियम एक विकल्प के एक सशक्त साधन के रूप में विनियमन में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है। क्योंकि इस अधिनियम में लिविंग रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। लिविंग रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है तथा छोड़े गए
साथी के भरण पोषण को महत्व दिया गया है। किंतु चूंकि आलोचनात्मक विश्लेषण करना है मुझे, विश्लेषण, यदि आलोचनात्मक मूल्यांकन होता तो मेरा आलोचनात्मक पक्ष ज्यादा हाईलाइट हो जाता, लेकिन आलोचनात्मक विश्लेषण है तो इसके एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है, क्योंकि इस अधिनियम में लिविंग रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है तथा छोड़े गए साथी के भरण पोषण को महत्व दिया गया है। किंतु यह कहा जाए, यह अधिनियम यह कहा जाए न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक नहीं। क्यों क्यों सहायक नहीं है? अब नंबर 1 नंबर 2 की बात करें। नंबर 1, यह कानून उन मामलों में सहायता प्रदान करने में विफल रहता है यह कानून उन मामलों में सहायता प्रदान करने में विफल रहता है। यह कानून उन मामलों में सहायता प्रदान करने में विफल रहता है जहां लिविंग रिलेशनशिप को त्यागने के बजाय समाप्त किया जाता है। शिप को त्यागने के बजाय समाप्त किया जाता है। पहला पॉइंट, यह न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक क्यों नहीं है? दूसरी चीज बात करें, यह कहा जाए इन प्रावधानों से समान लिंग संबंधों को बाहर रखना। नंबर 2, इन प्रावधानों से समान लिंग संबंधों को बाहर रखना, हमेशा ध्यान दो, यदि सेम सेक्स को लिविंग में रहते हैं तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कानून की सीमाओं को उजागर करता है। इसका मतलब यह है, यह विधि के शासन की अवहेलना करता है। नंबर 3 की बात करें, केवल विपरीत लिंग के लिव इन रिलेशन रिश्ते को मान्यता देकर केवल विपरीत लिंग के रिश्तों को मान्यता देकर, विपरीत लिंग के लिव इन रिलेशन रिश्तों को मान्यता देकर यूसीसी एक्ट एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा के बिना छोड़ देता है। यूसीसी अधिनियम एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों को
कानूनी सुरक्षा के बिना छोड़ देता है। ये इसका मतलब यह है समाज के एक वर्ग को न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगली चीज हम बात करें, यौन स्वायत्तता और गोपनीयता का उल्लंघन भी करता है। नंबर 4, इस अधिनियम से यौन स्वायत्तता एवं गोपनीयता का उल्लंघन भी। कारण क्या है? क्योंकि पहली चीज हम बात करें, एक तरह से देखा जाइए क्योंकि इस अधिनियम में परिवार को सूचित करने का प्रावधान सूचित करने का प्रावधान। दूसरी चीज बात करें, अंतरजातीय अंतरधार्मिक संबंधों के मामले में सम्मान आधारित हिंसा, अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक संबंधों के मामले में सम्मान आधारित हिंसा संभव, क्योंकि समाज पूर्वाग्रहों से ग्रसित हमेशा अगली चीज देखा जाए, गैर पंजीकरण को अपराध घोषित करने से निजी जीवन पर राज्य का नियंत्रण। पंजीकरण को अपराध निजी जीवन पर राज्य का नियंत्रण। राज्य के नियंत्रण की बात करें, ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अब ध्यान देना इस बात को, प्रश्न यह है कि लिविंग रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता तथा इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन की मांग उठने लगी। इन्वर्टेड कामा में है। इस कथन के आलोक में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो अपन इंट्रो में यह बता दिया कि लिविंग रिलेशनशिप की कल्चर की स्वीकारता क्यों बढ़ने लगी है, ये पॉइंट बता दिया। सेकेंड पैरे में यह मुद्दा उठा, सेकेंड पैरे में, कि इसकी विनियमन की मांग क्यों उठने लगी है। जब थर्ड पैरे में हम आ गए, थर्ड पैरे में, तो विनियमन के लिए यह सरकार यह अधिनियम लेके आई और यह सशक्त साधन के रूप में उभरा है, क्योंकि इस अधिनियम में लिविंग रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है तथा छोड़े गए साथी के भरण पोषण को महत्व दिया गया है। किंतु अधिनियम न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट देखो जरा,
दूसरी चीज, इन प्रावधानों से समान लिंग संबंधों को बाहर रखना कानून की सीमाओं को उजागर करता है, अर्थात कानून के शासन या कानून की समानता की उपेक्षा ही है। एलजीबीटीक्यू को आपने बाहर कर दिया। अब एक चीज देखो आप, यौन स्वायत्तता गोपनीयता का उल्लंघन भी अंतर जातीय अंतर धार्मिक संबंधों के मामले में सम्मान आधारित हिंसा संभव, क्योंकि समाज पूर्वाग्रहों से ग्रसित। और आपने क्या किया, गैर पंजीकरण को अपराध घोषित कर दिया, तो निजी जीवन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब सोचो जरा, अंत में ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करोगे, और निष्कर्ष में आता लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन के साथ निजता के अधिकार, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समाज निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह आपका निष्कर्ष अतः लिविंग रिलेशनशिप के विनियमन के साथ निजता के अधिकार, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समाज के निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह निष्कर्ष हो गया। लेकिन सेम इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे या स्टेट पीसीएस या बीपीएससी कैसे पूछ सकता है? अब देखो जरा, बीपीएससी में यह प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? हरी बात है, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा बीपीएससी में? बीपीएससी में क्या पूछेगा, लिविंग रिलेशनशिप के बढ़ती स्वीकार्यता के कारणों को स्पष्ट करें। लिविंग रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता के कारणों को स्पष्ट करें। अरे बात है, कारणों का स्पष्ट करें। क्या इसका विनियमन आवश्यक है? यदि हां, तो क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम, यदि हां तो क्या उत्तराखंड सरकार पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम अपने आप में पर्याप्त है? तर्क प्रस्तुत करना है। अब बीपीएससी में क्या करेगा, इस प्रश्न को 3 भागों में तोड़ देगा। प्रश्न का पहला पार्ट ये कारणों को स्पष्ट करें। प्रश्न का सेकंड पार्ट, इसका विनियमन आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, और तीसरा पार्ट ये है यूसीसी अधिनियम अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में पर्याप्त है। तो ये तो करता है, लेकिन कमियां क्या है, आपको कमियां भी बतानी होगी, ये ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो, स्टेट पी से ये तो प्रश्न बनाएगा बीपीएससी में, लेकिन यूपी पीसीएस में इसी प्रश्न को कैसे बनाएगा वो? यूपी पीसीएस में सेम प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछेगा उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूसीसी एक्ट
महत्व को इंगित करे, तथा यह अधिनियम आलोचना का विषय क्यों है? ये स्टेट पीसीएस में पूछेगा। यूपी पीसीएस में इसी प्रश्न को यूपी पीसीएस कैसे पूछेगा? उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यूसीसी एक्ट के प्रावधानों को स्पष्ट करें। प्रावधानों को स्पष्ट करें। तथा इसकी कमियों को इंगित करें। ये यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। टॉपिक एक है, यूपीएससी में जो प्रश्न डिस्कस किया है अलग तरीके से पूछेगा, बीपीएससी में इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछेगा, और यूपी पीसीएस में इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछेगा। लेकिन इसी प्रश्न को इथिक्स में कैसे पूछेगा? यदि मैं बात करूं यूपीएससी, हम इथिक्स की बात करें, सेम प्रश्न को यूपीएससी इथिक्स में कैसे प्रश्न बनाएगा? यूपीएससी जीएस 4th पेपर इसी प्रश्न को आपसे यह पूछेगा, लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित नैतिक मुद्दों को स्पष्ट करें। क्या इसका विनियमन एक नैतिक कदम साबित हो सकता है? एक नैतिक कदम साबित हो सकता है। अब इथिक्स में इथिकल इश्यू को पूछ देगा वो। टॉपिक वही है, प्रश्न कैसे बनाएगा? स्टेट पीसीएस से यूपीएससी की बात करें हम लोग। अब लगातार इससे देखो कि प्रश्न टॉपिक क्या, प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है और लिखना कैसे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।